आप सुन रहे हैं कहानी द किंग्स लव। उधर वह शख्स सीधा अपने कमरे में आया और गेट बंद कर उससे टिक कर खड़ा हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर तक वह आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रखे खड़ा रहा। जब उसकी धड़कनें कुछ काबू में हुई तो जाकर बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरते हुए वो मन ही मन बोला, आज पहली बार तुम्हें इतनी करीब से देखा, महसूस किया। शब्दों में नहीं बता सकता कि कितना सुकून मिल रहा है। हमेशा दूर से ही इस दिल को राहत मिलती थी। एक नज़र देख लेने भर से तुम्हें पाने की तलब थोड़ी कम हो जाती थी, पर आज यह दिल तुम्हें इतने करीब देखकर बगावत पर उतर आया है। अपने होठों से तुम्हें छू लेने के बाद अब तुम्हें पाने की तलब और बढ़ गई है। क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, सिर्फ अपना। वह शख्स उन खुशी भरे पलों को याद कर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। अगले दिन दोपहर 2 बजे जैसलमेर अभिषेक का महल। एक चॉपर उड़ता हुआ महल के गार्डन में आकर लैंड हुआ। उसमें से करीब 45 से 50 वर्ष का अभिषेक बाहर निकलता है। उसके साथ एक 25 से 26 साल की युवती भी होती है जिसे वह कमर से पकड़े हुए था। उस युवती ने नाम मात्र के कपड़े पहन रखे थे और एक नज़र से ही साफ झलक रहा था कि उसने भारी भरकम मेकअप किया हुआ है। अभिषेक और वह युवती सीधे महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने नौकरों की लंबी कतार लगी थी। किसी के हाथ में जूस, किसी के हाथ में पानी और किसी के हाथ में वाइन थी। अंदर आते ही अभिषेक मुस्कुराकर उस लड़की से बोला, बेबी व्हाट यू वांट पिक अप। लड़की ने बनावटी अंदाज में कहा, नो डार्लिंग, आई वांट टू रेस्ट नाउ, आई एम टोटली टायर्ड। अभिषेक ने सिर हिलाकर कहा, ओके यू कैन गो एंड टेक रेस्ट बट यू हैव ओनली 1 हावर। वह चौंकते हुए बोली, 1 हावर बट व्हाई? अभिषेक ने ठंडी आवाज में कहा, डोंट आस्क मोर क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू अटेंड एन एंगेजमेंट पार्टी एट सिंह विला, सो नाउ गो एंड टेक रेस्ट। अभिषेक की बात पर लड़की ने उसके होठों पर एक किस दिया और खुशी से बोली, वाओ आई एम वेटिंग फॉर दिस, बट मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। अभिषेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी, आई हैड ऑलरेडी गोल्डन आर्टिस्ट। लड़की ने बनावटी हंसी के साथ कहा, ओ डार्लिंग यू आर सो स्वीट, ओके बाय, मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वह लगातार बनावटी अंदाज और चिपक कर बातें कर रही थी। उन दोनों की हरकतें इतनी अश्लील थी कि महिला स्टाफ शर्म से सिर तक नहीं उठा पा रही थी। पुरुष स्टाफ में भी कुछ ने नज़रें फेर ली, लेकिन कुछ लीजेंड्स थे जो उस लड़की को ऊपर से नीचे तक नज़र भर कर देख रहे थे और दोनों की हरकतों को किसी फिल्म की तरह मज़े ले रहे थे। लड़की अभिषेक के होठों पर फिर से किस कर एक नौकर के साथ ऊपर कमरे की ओर चली गई। उसके जाने के बाद अभिषेक ने अपना कोट उतारा और लाइन में खड़े एक सर्वेंट ने तुरंत उसे ले लिया। इसके बाद अभिषेक सीधा महल के सबसे ऊपरी हिस्से में बने सिक्योरिटी रूम की ओर बढ़ गया। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे जो हर समय उसके साथ ही रहते थे। रूम में पहुंचते ही अभिषेक के सामने एक विशाल स्क्रीन थी जिस पर महल का हर एक कोना साफ दिखाई दे रहा था। अभिषेक के आते ही वहां खड़े 6 लोग तुरंत खड़े हो गए और उसे आदरपूर्वक ग्रीट किया। अभिषेक स्क्रीन से थोड़ी दूरी पर लगे सोफे पर बैठ गया और इशारे से सभी को बोलने के लिए कहा। एक आदमी ने कांच के छोटे से बॉक्स को अभिषेक के सामने रखते हुए कहा, बॉस ये मिनी कैमरा है जो एंट्रेंस पर डिस्ट्रॉय किया गया था, और हाँ पिछले 2 दिनों से एक ड्रोन इस महल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हम उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन इस कैमरा को हमने एंट्रेंस पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अभिषेक ने यह सुनते ही गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए दहाड़ा, क्या पता चला कौन कर रहा ये सब? उसके गुस्से को देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक कदम पीछे हट गए।
जानकारी देने वाला आदमी डरते हुए बोला, बॉस, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कैमरा डिस्ट्रॉय होते ही इसके सारे कनेक्शन कट गए और इसमें लगी चिप अपने आप केमिकल से पिघल गई। चाहकर भी हम इसका सुराग नहीं लगा सके। अभिषेक का चेहरा और लाल हो गया। उसने घूरते हुए उस आदमी की तरफ देखा, फिर अपनी बेल्ट के पीछे से गन निकालते हुए बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज में बोला, जो मेरा काम नहीं कर सकता वो मेरे लिए सिर्फ डस्ट है। कहते ही उसने बिना एक पल गवाए गोली चला दी। गोली आदमी के सर के बीचों बीच लगी और वो जमीन पर गिर हो गया। अभिषेक मुड़कर सीधा डार्क रूम की ओर बढ़ गया। उस अंधेरे कमरे में वह लड़की बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए हुए, दीवार से सर टिकाए। उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। जिस्म पर जगह जगह काले निशान थे। उसके बिखरे बाल चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। अभिषेक अंदर आया। उसके एक गार्ड ने लड़की के सामने कुछ दूरी पर एक कुर्सी रख दी। हल्की आहट सुनकर लड़की के कान फौरन खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अभिषेक उस कुर्सी पर बैठ गया और बेहद ठंडी नजरों से उसे देखने लगा। 5 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन लड़की ने आंखें नहीं खोली। अभिषेक की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड तुरंत एक कोड़ा लेकर अंदर आया। अभिषेक ने कोड़े की रस्सी को अपने हाथ में लपेटते हुए कहा, क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों हो? सारी हेकड़ी निकल गई। उसकी आवाज़ सुनते ही लड़की ने झट से अपनी आंखें खोली, पर कुछ ही पलों में उसकी नीली आंखें लाल हो उठी। अभिषेक ने उसकी ओर एक गंदी मुस्कान फेंकी और बोला, क्या बात है, आज भी तेरी आंखों में अंगारे बरस रहे हैं। यही आंखें तो मुझे गुस्से पर मजबूर करती है। तेरी ये गुरूर से भरी आंखें तेरे उस कमीने बाप की याद दिलाती है। ये शब्द लड़की के लिए जहर जैसे थे। उसने पूरी ताकत से अपनी जंजीर खींची और शेरनी की तरह गुर्राकर अभिषेक की ओर झपटी, पर उसके पास खड़े बॉडीगार्ड्स ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। अभिषेक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बांधो इस कमीने को, बड़े हाथ चल रहे हैं। गार्ड्स ने तुरंत जंजीरों को कस दिया। उसके हाथ पांव बिल्कुल जकड़ गए। उसने पूरी कोशिश की छूटने की, लेकिन बेड़ियों से बंधी वह लड़की आखिरकार असहाय हो गई। अभिषेक गंदी हंसी हंसते हुए उसके पास झुका और बोला, ओह, गुस्सा कमाल का है। बिल्कुल अपने बाप पर गई है, लेकिन माँ पर जरा भी नहीं। कितनी हसीन थी तेरी माँ, उसे रोने में कितना सुकून मिला था। और तू कितनी काली है कि तुझे देखना भी गुनाह लगता है। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और हाथ में पकड़ा कोड़ा कसते हुए बोला। लड़की का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसकी नजरें एक पल को भी अभिषेक से नहीं हटी, मानो अगर बस चलता तो वो अपनी आंखों की आग से ही इस कमीने को भस्म कर देती। अभिषेक उसकी नजरें सहन न कर पाया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी पीठ पर कोड़े का वार किया और बोला, आंखें नीचे कर हरामजादी। लड़की के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उसकी नजरें भी टस से मस नहीं हुई। अभिषेक लगातार उसकी पीठ पर कोड़े बरसाता रहा, पर मजाल कि उस लड़की ने एक आह तक भरी हो। उसकी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। कपड़े पूरी तरह खून से भीग गए थे। अब अभिषेक भी पसीने से तरबदर हो चुका था। हाँफते हुए उसने कोड़ा दूर फेंका और ठंडी सांस खींचते हुए बोला, बड़ी सख्त मिट्टी की बनी है, कोई बात नहीं, 3 साल, बस 3 साल। उसके बाद अगर मैंने तुझे अपने पागल कुत्तों के आगे नहीं फेंका, तेरी आबरू नहीं नौचवाई, तो मेरा नाम अभिषेक नहीं। यह कहते हुए वह वहाँ से निकल गया। पीछे उसके बॉडीगार्ड्स ने लड़की की बेड़ियां ढीली की और फिर कमरे को दोबारा बंद कर चले गए। जैसे ही अभिषेक गया, लड़की ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक ऐसी चीख निकाली जिसमें दर्द कम पर उबाल खाता हुआ गुस्सा ज़्यादा था। अगर कोई उसकी यह चीख सुनता तो उसके अंदर के तूफान को पल भर में समझ लेता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और आखिरकार वह वहीं बेहोश हो गई। जयपुर, शाम 6 बजे। रणविजय का महल। पूरे
पूरा महल मानो एक चमकता तारा हो। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका था। अंधेरा जल्दी उतर आया था। पूरे महल में चहल पहल थी क्योंकि आज रेणुका की बड़ी बेटी टीना की सगाई थी। सुरक्षा व्यवस्था पहले से दोगुनी कर दी गई थी। एंट्रेंस पर आने वाले हर मेहमान की पूरी जांच की जा रही थी। किसी को भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि सभी सिर्फ रणविजय की एक झलक पाने को उत्सुक थे। कई बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों को भी साथ लाए थे, इस उम्मीद में कि अगर बाई चांस राजवीर जी उनकी किसी बेटी का हाथ थाम ले तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। नीचे एंट्रेंस पर राजस्थानी अंदाज में मेहमानों का स्वागत हो रहा था। दूसरी ओर रणविजय का स्टडी रूम। रणविजय, रघु और करण स्टडी रूम में बैठे थे। प्रोजेक्टर पर कुछ वीडियोस चल रही थी। वीडियो जिसमें अभिषेक के महल में एंट्री से लेकर उसके अंदर जाने तक का हर दृश्य रिकॉर्ड था। वीडियो खत्म होने पर करण ने प्रोजेक्टर बंद किया और गंभीर स्वर में बोला, बॉस, ये आज की एंगेजमेंट अटेंड करने आया है और इसके साथ जो लड़की थी वो इसकी नई रखेलों में से एक है, इंडिया की टॉप मॉडल श्रेया। पिछले 2 हफ्तों से ये इसके साथ देखी जा रही है। रणविजय ने हाथ में पकड़ी पेन को घुमाते हुए पूछा, क्या दादा सा इसे जानते हैं? करण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इसका कनेक्शन आपके चाचा रोहित से है। ये दोनों लगभग 4 साल पहले लंदन के एक बैंक्वेट में मिले थे। यह सुन रणविजय की एक भौं ऊपर की ओर उठ गई। उसने गहरी नज़र से करण की ओर देखा और सवाल किया, क्या तुम श्योर हो कि ये दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं? करण बोला, यस बॉस, रघु की जानकारी भी यही कहती है। रघु ने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं बॉस, हमने अभिषेक के हर एक ठिकाने पर अपने कैमरे से जांच करवाई लेकिन वहां किसी लड़की का नामो निशान नहीं मिला। उसने अपने 10 ठिकाने बदले और उन 10 को ही ब्लास्ट कर दिया। सब जगह ऐसे बर्बाद किया गया जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं, और उन ठिकानों पर भी उसने जैसलमेर की तरह कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी थी। आगे का भाग पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।